नमस्कार दोस्तों, ये दो अलग अलग बयान। पहला, अंडर सेक्शन 3 ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत यह इलीगल माना गया है कि किसी प्राइवेट कंप्लेनेंट के बिहाफ पर हम कोर्ट में ट्रायल नहीं चला सकते। दूसरा, ईडी चाहे तो अपनी जांच कंटिन्यू कर सकता है और ईडी चाहे तो अपनी एफआईआर रजिस्टर कर सकता है। ये दो अलग अलग दावे तब सामने आए तो 16 दिसंबर 2025 को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। आइए हम जानते हैं कि क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस। जिस तरह से आज के टाइम पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, ये सारे अखबार छपते, उसी तरह से 9 सितंबर 1938 को एक अखबार शुरू किया गया था जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। यह अखबार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। इस अखबार को शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इस अखबार को आजादी की आवाज कहा जाता था। यह अखबार कितना महत्वपूर्ण था, आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हो कि इस अखबार में पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अपने लेख लिखा करते। इस अखबार को क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 1945 के बाद पुनः इस अखबार को शुरू कर दिया गया। इस अखबार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को पब्लिक तक पहुंचाना, फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना, डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को बढ़ावा देना। इस अखबार को कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र भी कहा जाता है कि इस अखबार को शुरू करने के पीछे पैसा कमाना मकसद नहीं था। यह एक मिशन बेस्ड अखबार था जिसका मकसद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना था। समय के साथ साथ अखबार आगे बढ़ा, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अखबार बहुत ज्यादा वित्तीय घाटे में चला गया था। लेकिन फिर भी इस अखबार को शुरू करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन एक समय वित्तीय संकट के चलते ये अखबार 1 अप्रैल 2008 को पूर्णतः बंद हो गया। कोई भी अखबार को प्रकाशित करने के लिए उसके पीछे एक कंपनी होती है। उसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड अखबार को एक कंपनी प्रकाशित करती थी जिसका नाम था एजेएल, जिसका पूरा नाम है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। एजेएल जो नेशनल हेराल्ड अखबार को प्रकाशित करती थी, उस कंपनी की स्थापना 20 नवंबर 1937 को लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस सपोर्टरों द्वारा की गई है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी जो मुनाफा बांट सकती थी, डिविडेंड बांट सकती थी। इस कंपनी की स्थापना कंपनी एक्ट 1913 के तहत की गई थी, लेकिन इसके बाद में कंपनी एक्ट 1956 जैसे ही बना तो उसमें यह कंपनी अपने आप ही रजिस्टर हो गई थी। वैसे तो यह कंपनी लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस सपोर्टर के द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन इसको शुरू करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, कैलाश नाथ काटजू, गोविंद वल्लभ पंत, ये प्रमुख आदमी थे जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था। ये सभी व्यक्ति कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल थे। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि कंपनी का मूल संविधान, अर्थात उसको हम फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं। फाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स में बताया जाता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी की सीमाएं क्या होगी। एजेएल 3 प्रकार के अखबार छापती थी। पहला था नेशनल हेराल्ड, जिसको 1938 में शुरू किया गया था। दूसरा था नवजीवन, जिसको 1947 में शुरू किया गया था। और तीसरा अखबार था कौमी आवाज, जिसको 1937 में शुरू किया गया था। कौमी अखबार उर्दू में छपता था, नवजीवन हिंदी में छपता था और नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में छपता था। समय के साथ साथ में नवजीवन और कौमी आवाज दोनों अखबार बंद हो गए थे, लेकिन नेशनल हेराल्ड अखबार बहुत पॉपुलर था क्योंकि यह अखबार अंग्रेजी भाषा में छपता था, तो इसको ब्रिटिश अफसर एवं विदेशी पत्रकार और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी इस अखबार में जो बातें बोली जाती थी, जो लिखी जाती थी, उनको पढ़ा करते थे। इस अखबार के जरिए कांग्रेस पार्टी की बात ब्रिटिश सरकार तक तथा पूरी दुनिया तक पहुंचती थी। नेशनल हेराल्ड अखबार पर प्रेस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने पाबंदी भी लगा दी थी तथा क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस अखबार को बंद भी कर दिया गया था, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल भी जाना पड़ा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 2008 को नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो जाता। अखबार बंद होने के बाद में 2010 में एक यंग इंडियन नाम की एक कंपनी खोली जाती है। यह यंग इंडियन नाम की कंपनी एक्ट 2013 की धारा 25 के तहत स्थापित की जाती है। धारा 25 का मतलब है कि यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। नॉन प्रॉफिट कंपनी का मतलब होता है कि वह कंपनी प्रॉफिट नहीं बांट सकती। वो कंपनी सिर्फ जिस उद्देश्य के लिए खोली गई है उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही काम करेगी।
कोई लाभ अपने शेयर होल्डरों में नहीं बांटे। इस कंपनी का उद्देश्य पॉलिटिकल एजुकेशन देना, यूथ एम्पावरमेंट करना एवं डेमोक्रेटिक अवेयरनेस फैलाना था। इस अखबार को आजादी की आवाज माना जाता था। जो ये यंग इंडियन कंपनी थी, इसमें 38% शेयर राहुल गांधी और 38% शेयर सोनिया गांधी तथा 12% शेयर कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के थे। बताया जाता है कि यह जो कंपनी थी यंग इंडिया, ये 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार वित्तीय संकट के चलते बंद हो चुका था। इसके बाद में एजेएल वित्तीय संकट के चलते उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। इस कर्जे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को लगभग 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया था। कांग्रेस पार्टी ने ये लोन एजेएल को इसलिए दिया था ताकि कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों की सैलरी एवं बकाया बिजली के बिलों को चुका सके। एजेएल के पास में दिल्ली, मुंबई, पटना, पंचकुला ऐसी प्राइम लोकेशन पर बहुत महंगी प्रॉपर्टी थी। अगर एजेएल चाहता तो अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी को बेच के कांग्रेस पार्टी का लोन चुका सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जो यंग इंडियन कंपनी थी, जो लगभग 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी, वो कंपनी कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए देती है और 50 लाख रुपए में कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए के लोन को यंग इंडिया को ट्रांसफर करवा दिया जाता है और इस 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले यंग इंडियन एजेएल की सारी प्रॉपर्टियों का टेक ओवर कर लेती। अब तक हम इस केस में 3 एंटिटी के बारे में देख चुके हैं। पहली थी एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करती थी, अखबार बंद हो जाता है। इसके बाद में दूसरी थी यंग इंडियन, जो 2010 में लगभग 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी, जिसमें 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और 38% हिस्सेदारी राहुल गांधी की थी और 12% और 12% ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के शेयर थे। और तीसरी एंटिटी खुद कांग्रेस पार्टी है, जिसने 90 करोड़ रुपए का लोन एजेएल को दिया था। मामला यहाँ तक भी शांत था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब 2012 में बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अपनी एक शिकायत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर करते। इस शिकायत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर यंग इंडिया के जरिए एजेएल की संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगाया। डॉक्टर स्वामी का आरोप था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मिसयूज ऑफ ट्रस्ट के तहत 90 करोड़ रुपए के लोन के बदले एजेएल के लगभग 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया को दिलवा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर स्वामी ने धारा 420 के तहत संपत्ति को हड़पने और धारा 120B के तहत साजिश का आरोप लगाया था। 2014 में स्वामी की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को समन जारी किया। इन सभी को समन इसलिए जारी किया गया था क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि शेयर रजिस्टर और ट्रांसफर दस्तावेज अपराध की प्रथम दृष्टया पुष्टि करते हैं। 19 दिसंबर 2015 को इन सभी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। 2014 में ही इस केस में ईडी और इनकम टैक्स की एंट्री होती। 2014 में ईडी ने इस केस में पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस में अपनी जांच शुरू कर दी। ईडी ने माना कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी यंग इंडिया द्वारा लेने और कांग्रेस का 90 करोड़ रुपए का लोन वापस नहीं देने को ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम माना था। एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना जरूरी है कि 2014 में ईडी ने सीबीआई को एक पत्र लिखकर कहा था कि आप अगर इस केस में एफआईआर दर्ज करना चाहो तो एफआईआर दर्ज कर सकते हो, लेकिन सीबीआई ने ईडी के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि हमें इस केस में प्रथम दृष्टया कोई अपराध नजर नहीं आता है, इसलिए सीबीआई ने इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जुलाई 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को अप्रूव करते हुए उसको जांच जारी रखने के आदेश दिए। जून 2022 में राहुल गांधी से 5 दिनों में लगभग 50 घंटे ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद में जुलाई 2022 में 3 दिनों में लगभग 12 घंटे तक सोनिया गांधी से भी इस केस में पूछताछ की थी। देखिए, एक बार हम जान लेते हैं कि अब तक इस केस में हुआ क्या है। सबसे पहले एक अखबार शुरू होता है जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड। इस अखबार को छापने के लिए एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम था एजेएल। अखबार 2008 में बंद हो जाता है। एजेएल अपना बिजनेस चालू रखता है। इसके बाद में 2010 में एक कंपनी दोबारा खोली जाती है जिसका नाम था यंग इंडियन।
इस कंपनी में 38% शेयर राहुल गांधी और 38% शेयर सोनिया गांधी के थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए एजेएल को दिए थे। नियम के हिसाब से 90 करोड़ रुपए वापस कांग्रेस पार्टी को लौटाने चाहिए थे, लेकिन एजेएल ने 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी को तो लौटाए नहीं। इसके बदले में यंग इंडियन जो नई कंपनी खुली थी उसने कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए दिए थे, और 50 लाख रुपए के बदले कांग्रेस पार्टी ने अपने 90 करोड़ रुपए के लोन की ओनरशिप यंग इंडियन को दे दी थी। और जैसे ही 90 करोड़ रुपए की ओनरशिप यंग इंडियन के पास आई थी तो एजेएल की सारी प्रॉपर्टियों का अधिग्रहण यंग इंडियन ने कर लिया था। इस केस की जांच ईडी के साथ साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर रहा था। ईडी तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देख रही थी, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें टैक्स एवेजन तथा नॉन डिस्क्लोजर का एंगल देख रहा है। देखिए, डॉक्टर स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, यह किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कंपनी को लोन देती है तो वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A का वायलेशन माना जाता है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस केस की जांच इसलिए भी कर रहा था क्योंकि 2011-12 में जो राहुल गांधी ने ITR भरा था उसमें यंग इंडिया की डायरेक्टरशिप छिपाई थी, जिससे उनकी असली इनकम छिप गई। देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इन सारे एक्शन होने के बाद भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी दिसंबर 2015 में ट्रायल कोर्ट के समन को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग जारी रखने का आदेश दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी थी। देखिए, ईडी इस केस में 2014 से जांच तो कर ही रही थी, लेकिन 2021 में लगभग 7 साल बाद में इस केस में ईडी ने एक ECIR दर्ज की थी, जो एक पुलिस की FIR की तरह होती। जून 2022 में ईडी ने लगभग 50 घंटे तक राहुल गांधी और लगभग 12 घंटे तक सोनिया गांधी से इस केस में पूछताछ भी की। ईडी इस केस में लगभग 751 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच कर चुकी है। 16 दिसंबर 2025 को ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने अपनी ही रूल बुक को तोड़ा है। आमतौर पर होता ही है कि अगर कोई अपराध होता है तो पहले पुलिस में एक FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद में पुलिस उस केस की जांच करती है। जांच करने के बाद में उस केस की चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। फिर कोर्ट तय करता है कि इस पर केस चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मामला थोड़ा सा अलग है। मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में कोई अपराध नहीं है। ईडी किसी केस की जांच तभी कर सकती है जब किसी मूल अपराध पर FIR दर्ज हुई हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे कोई अपराध होता है, उस अपराध की जांच पुलिस करती है, लेकिन उस अपराध में पैसा कमाया हो तो उस केस की जांच ईडी करती है। देखिए, हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई अपहरण हुआ है तो उस अपहरण की जांच पुलिस करती है, लेकिन उस अपहरण में फिरौती मांगी गई है तो उस फिरौती की जांच ईडी करती है। और ईडी ने कोर्ट में जो चार्जशीट पेश की थी उस चार्जशीट पर पहले कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, इसलिए कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने से मना कर दिया। देखिए, ईडी ने जो कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी उसमें 7 आरोपियों के नाम थे। इनमें से 5 व्यक्ति और 2 कंपनियों के नाम शामिल थे। इनमें से 5 व्यक्तियों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और सुनील भंडारी के अलावा यंग इंडियन और एक और कंपनी थी जिसका नाम था डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को ईडी ने एक सेल कंपनी बताया था। सेल कंपनी वे कंपनी होती है जो सिर्फ कागजों में ही मौजूद होती है, असल में उनका कोई बिजनेस होता ही नहीं। देखिए, इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए संपत्ति वाली एक कंपनी जो लगभग 5 लाख रुपए से शुरू हुई है उस कंपनी को ट्रांसफर करवा दिया था। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपना निजी फायदा हुआ है। इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एजेएल को देश की धरोहर मानती है और कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी कमर्शियल एंटिटी को टेक ओवर नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन यंग इंडिया को ट्रांसफर करवाया था। इस पूरे वीडियो में बार-बार में ईडी शब्द का उपयोग किया था। तो ईडी का पूरा नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका हिंदी में नाम है प्रवर्तन निदेशालय। यह एक देश की प्रीमियम जांच एजेंसी है। इसका काम होता है यदि किसी अपराध में पैसों का लेन देन हुआ है तो उस पैसों की जांच करना ईडी का काम होता है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए अपने विरोधियों को परेशान करने का काम करती है। देखिए, इस केस के हालिया घटनाक्रम पर भी बात करना जरूरी है। आपको बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2025 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी इस केस में एक FIR रजिस्टर की। जैसे ही कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना किया था तो कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट ने हाल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।